जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि एक लंबा अंतराल हो गया चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए, जिसके पीछे के कुछ व्यक्तिगत कारण थे। सही समय आने पर उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा को लेकर जो हमने सामान्य प्रबंधन की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसके 2 वीडियो जो थे वो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उनको जाकर आप अवश्य देख लीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो का जो विषय वस्तु है, शीर्षक है, वो है प्रबंधन के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रबंधन के कार्य को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो हेनरी फ्योल महोदय ने किया था। किसने किया था? हेनरी फ्योल महोदय ने किया था। और कब किया था? तो यह समय था 1916। तो वर्ष 1916 में प्रबंधन के कार्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। और इन महोदय ने प्रबंधन के कुल 5 कार्य बताए थे। कितने कार्य बताए थे? 5 कार्य बताए थे। और ये 5 कार्य कौन है, एक एक करके इनको देखेंगे। इनको सामान्य तौर पर देखेंगे और प्रबंधन के जो प्रमुख कार्य हैं उनको बड़े डिटेल से आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप मुख्यतः यह देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस वैज्ञानिक के द्वारा कितने प्रकार के प्रबंधन के कार्यों का प्रतिपादन किया गया है, और उनमें से लगभग सबके प्रबंधन के कार्य कॉमन से हैं। जो विशेष होंगे, पृथक होंगे, उनको हम क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इनके 5 कार्यों में जो पहला कार्य निकल के आता है कि पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना, यानी कि टू फोरकास्ट एंड प्लान। प्रबंधन का जो पहला कार्य लगभग अगर देखा जाए जनरली तो क्या होता है कि उसकी एक बेहतरीन नियोजन तैयार करना, उसकी प्लानिंग तैयार करना कि ये जो हमारा संगठन है, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रारंभ से लेकर उद्देश्य की प्राप्ति तक किन किन चरणों में जाएगा, और ये नहीं का क्रमबद्ध चरण तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, नियोजन या प्लानिंग कहलाती है। फिर दूसरा क्या है, संगठन बनाना, यानी कि टू ऑर्गेनाइज। अगर हम प्रबंधन करेंगे, प्रबंधन के कार्य का निष्पादन करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि उसका एक निश्चित क्या हो, मूर्त संरचना हो, संगठन हो, और उसी संगठन को लेकर हम क्या करेंगे, प्रबंधन के कार्य का निष्पादन करेंगे। तो 2 प्रमुख कार्य निकल के आए। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला कार्य क्या निकल के आता है, आदेश देना। क्या निकल के आता है? आदेश देना, यानी कि टू कमांड, है ना। तो ये भी प्रबंधन का कार्य है। तीसरा है समन्वय करना, यानी कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि एक इकाई से मिलकर हमारा ये प्रबंधकीय कार्य नहीं होता है, वो बहु इकाइयों से मिलकर होता है। और उन विभिन्न इकाइयों में क्या हो, व्यवस्थित समन्वय बना रहे, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप परिवार में ही देखें तो परिवार का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन जो है वो समन्वय बेहतरीन हो। नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, क्या करना, टू कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करना, यह भी प्रबंधन का प्रमुख क्या है, कार्य है। इन सब चीजों के बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो हेनरी फ्योल महोदय ने 5 प्रबंधन के कार्य बताया, और सर्वप्रथम 1916 में प्रबंधन के कार्यों का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अब आगे हम चल के देखेंगे, ये तो इनके द्वारा बताए गए प्रबंधन के कार्य थे। अब ये जो प्रबंधन के कार्य लूथर गुलिक महोदय द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? लूथर गुलिक महोदय द्वारा बताया गया है। ये प्रबंधन के कार्यों में बताया गया सबसे अहम और महत्वपूर्ण कार्य हैं, और इन्हीं से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन्हीं कार्यों को अगर हम डिटेल से पढ़ लेते हैं तो प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा पूरा प्रबंधन इनके द्वारा बताए गए इन्हीं 7 कार्यों के इर्द गिर्द क्या है, घूमता है। तो लूथर गुलिक महोदय ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? 7 कार्य। कितने बताए हैं? 7 कार्य। और इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था उसे कहा गया पोस्ट कॉर फॉर्मूला। क्या दिया गया? पोस्ट कॉर फॉर्मूला। पोस्ट कॉर फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, हर एक जो अक्षर है उसका एक अलग स्पेसिफिक, है ना, फुल फॉर्म है, और वो अलग प्रकार के कार्य का क्या करता है, कार्य को इंगित करता है। अब जैसे पी का मतलब हो गया प्लानिंग, यानी कि नियोजन। इस नियोजन को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तियां। को का मतलब होता है कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, यानी कि विवरण प्रस्तुत करना। बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि पूरे संगठन में प्रबंधन के कार्य में जो भी आय व्यय किया गया है उसका पूरा लेखा जोखा। तो ये प्रमुख 7 कार्य हैं, और इन्हीं 7 कार्यों को हम देखेंगे। तो लूथर गुलिक महोदय ने, हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए थे, और लूथर गुलिक महोदय ने कितने कार्य बताए हैं? 7 कार्य।
पोस्ट कॉर्प फार्मूला किसने दिया है? तो लूथर गुलिक महोदय ने। किसने दिया है? लूथर गुलिक महोदय ने। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लानिंग को। ओ किसको करता है? ऑर्गेनाइजिंग को, है ना। इस तरीके से हर अल्फाबेट किसी न किसी स्पेसिफिक कार्य को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कुंज एवं ओडोनल के। किसने? अब ये अगले जो व्यक्ति हैं कुंज एवं ओडोनल, है ना, ओडोनल, इन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? तो इन्होंने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। बस इतना याद रखना है। कौन कौन सा? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और नियुक्तियां, ये 5 कार्य बताए हैं। इतना याद रखना कि ओडोनिल, ओडोनिल क्या होता है? एक फ्रेग्रेंस वाली चीज होती है और इसके कितने फ्लेवर मार्केट में उपलब्ध हैं? 5। कितने फ्लेवर उपलब्ध हैं? 5। तो कुंज एवं ओडोनल ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? 5 कार्य बताए हैं। यहां से स्पष्ट है। फिर आते हैं एमसी नाइल्स। कौन आते हैं? एमसी नाइल्स, और इन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं। लगभग देखो सभी में कार्य समान है, लेकिन इनका एक कार्य स्पेसिफिक निकल के आता है, प्रशासन। क्या निकल के आता है? प्रशासन। तो 4 कार्य किसने बताए हैं? एमसी नाइल्स ने बताए हैं। और उनमें से कौन सा प्रमुख कार्य है जो अन्य से भिन्न है? तो वो कौन सा है? प्रशासन। बाकी संगठन, कोऑर्डिनेशन और नेतृत्व, लीडरशिप, ये लगभग सभी में कहीं ना कहीं कॉमन तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखने का प्रयास करते हैं प्रबंधन के और कितने सिद्धांत हैं। अब जॉर्ज आर टेरी हैं। कौन है? तो जॉर्ज आर टेरी महोदय हैं। इन्होंने प्रबंधन के, इन्होंने भी 4 कार्य बताए हैं। कितने कार्य बताए हैं? 4 कार्य बताए हैं। कौन सा? नियोजन, संगठन और नियंत्रण, ये कॉमन है। लेकिन प्रशासन, जैसे पिछले में प्रशासन कॉमन था और इनका क्या अलग है? कॉमन नहीं, विशेष था। तो इनका क्या विशेष कार्य निकल के आता है प्रबंधन का? गति देना। क्या करना? गति देना। तो गति देना किसके प्रबंधन के कार्यों का सुझाव है? तो जॉर्ज आर टेरी का। किसका है? जॉर्ज आर टेरी का। इन्होंने कितने कार्य बताए हैं? 4 कार्य। लूथर गुलिक महोदय ने कितने बताए थे? 7। कितने बताए थे? 7। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि इस वैज्ञानिक ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं। क्लियर? अब यहां से हम देखते हैं प्रमुख कार्यों को लेकर। किसको देखते हैं? प्रमुख कार्यों को देखते हैं, जो लगभग किससे निकल कर आता है? लूथर गुलिक महोदय के जो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत था उसी के प्रमुख हैं। तो पोस्ट कॉर्प में जो सबसे पहला अक्षर था वो था पी, और पी का मतलब क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग का हिंदी में अर्थ होता है नियोजन। क्या होता है? नियोजन। तो नियोजन क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, लेकिन नियोजन एक पूरा टॉपिक है और 1 से 2 वीडियो हम नियोजन को लेकर बनाएंगे और उसको और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल प्रबंधन में नियोजन की क्या भूमिका है या नियोजन किस रूप से कार्य करता है, इसको संक्षिप्त रूप में देखने का या समझने का प्रयास करेंगे। नियोजन का मतलब होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। मतलब आप किसी भी, जैसे मैंने कहा कि आपको पटवारी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपने कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि, एक प्लान तो जरूर बनाया होगा कि बस मुझे पटवारी का फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है, पटवारी का फॉर्म भर दिया और जाके पेपर दिया है। तो क्या इतना कर लेना आपका पटवारी का सिलेक्शन या आपके उद्देश्य को प्रदान करने में पर्याप्त रहेगा, कारगर साबित होगा? नहीं। उसके लिए आपको एक विधिवत प्लान बनाना होगा, उसके लिए आपको पूरा उसका सिलेबस देखना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना होगा, जो सिलेबस है उन सिलेबस को तोड़ना होगा, उन सिलेबस को आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना होगा कि कौन सा अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, कहाँ से अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे हैं, कहाँ से हमें किस पुस्तक से अच्छा मटेरियल मिल रहा है, ये सारी चीजें करोगे। किस विषय को हमें कितना टाइम देना है, औसतन हमें दिन में कितना पढ़ना है, तो ये सब आप एक प्लान बनाओगे और जब ये प्लान बना के तब तैयारी करोगे तब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। और उद्देश्य आपका क्या है कि आपको पटवारी के बाद सिलेक्शन लेना है। तो यही कहते हैं कि नियोजन का ये पहला कार्य क्या होता है? नियोजन कार्य का उद्देश्य को निर्धारित करना। सबसे पहले हम ये तो निर्धारित कर लें कि जो हम मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो प्लानिंग का जो प्रमुख कार्य होता है कि एक उद्देश्य का निर्धारण करना। फिर दूसरा सीमाएं विकसित करना, है ना, डेवलपिंग बाउंड्रीज, ये भी नियोजन का ही एक तरीका है। क्या है? नियोजन का एक ही तरीका है। अब ऐसा नहीं कि तुमने पटवारी का सिलेक्शन लेने के लिए तुमने प्लान बनाया कि 24 घंटे में मैं 27 घंटे पढ़ूंगा, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। 20 घंटे पढ़ूंगा, ये थोड़ा बहुत संभव लग सकता है, लेकिन एक आदर्श आप सीमा बाउंड्री जरूर बनाएंगे कि औसतन 10 घंटे अगर हम पढ़ें तो 2 से 3 महीने में आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। तो सीमाएं निर्धारित करना ये भी किसके अंतर्गत आता है? आपके नियोजन के। वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान एवं उनका मूल्यांकन करना। किसका?
वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान एवं उनका मूल्यांकन करना। अगर आप किसी उद्देश्य को लेकर आप नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग में आपके ये जरूर समाहित होना चाहिए कि एक दूसरा विकल्प आपके पास क्या हो, मौजूद हो। जैसे अभी आप सक्षम हैं पुस्तक के द्वारा अध्ययन करके अपनी पटवारी की तैयारी करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा क्लिष्ट विषय वस्तु है जिसे आप पुस्तक से उसकी समझ विकसित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक विकल्प जरूर बना के रखिए कि कोई न कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा या कोई न कोई ऐसा अध्यापक होगा ऑफलाइन जिससे पास समझा के उस विषय वस्तु से संबंधित जो स्पष्ट समाधान है उसको हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपके नियोजन की। एक विकल्प का चयन करना यानी कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो एक विकल्प जरूर होना चाहिए, किसको लेकर, आपके प्रबंधन को लेकर, और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपके नियोजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, नियोजन के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं प्लान बी। क्या कहते हैं, प्लान बी। तो मतलब एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि 8 विषय यहाँ है, इन 8 विषय को हम इतने बेहतर तरीके से पढ़े कि इन विषयों को लेकर जो कॉमन अन्य एग्जाम है उसमें हम बैठे तो उनमें भी हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अगला क्या, नियोजन का कार्य, नियोजन कार्य का अगला जो कार्य निकल के आता है वो क्या आता है, योजनाओं को लागू करना एवं उनकी समीक्षा करना, इंप्लीमेंटिंग एंड रिव्यूइंग प्लान्स। तो ये भी क्या है, आपके प्रबंधन की नियोजन कार्य का एक प्रमुख भाग है, जिसमें आपका ये सम्मिलित है कि आप एक प्रॉपर क्या करें, प्लान तैयार करें, उनको इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करने के साथ एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर, है ना, उसका क्या करते रहें, उसकी समीक्षा करते रहें, उसका इवेल्युएशन करते रहें। क्लियर हो गया। तो पहला प्रबंधन का कार्य हमने क्या देखा, प्लानिंग। प्लानिंग अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्लानिंग को बड़े डिटेल से जाके हम पढ़ेंगे, प्लानिंग को कितने वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषा दी है, प्लानिंग के क्या प्रकार होते हैं, प्लानिंग के क्या चरण होते हैं, प्लानिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, प्लानिंग का क्या महत्व है, प्लानिंग को लेकर क्या समस्याएं होती हैं, इन सब चीजों को बारे में हम किसी न किसी एक आदर्श उदाहरण को लेकर समझने का प्रयास करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक में। अगला जो प्रबंधन का कार्य निकल के आता है वो कार्य क्या निकल के आता है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पोस्ट में पी हो गया, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। संगठन क्या होता है भैया, तो लक्ष्य व उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद उन्हें कार्यान्वित करने में जो समस्या आती है उसका जो समाधान है, मूर्त समाधान है, उसी को क्या कहते हैं, संगठन। यानी कि आपके संगठन में कोई न कोई सफाई कर्मी होगा, अकाउंटेंट होगा, प्रोडक्शन के लिए अलग स्टाफ व्यवस्था होगी, अवसंरचना होगी, रिसेप्शन होगा। तो ये जो पूरी मूर्त व्यवस्थाएं, मूर्त और अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं, इनका जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, व्यवस्था होती है, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, अपने कार्य का निष्पादन करते हैं। तो इसमें संगठन का क्या है, कार्य को पहचानने में, कार्य को सौंपने में, विभिन्न विभागों में विभागीकरण करने में, किसी व्यक्ति को, स्टाफ को कार्य सौंपना हो तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है। सूचना प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना, ये तमाम कार्य किसमें आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब हमने प्लानिंग देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब अगला हम अपना कार्य देखेंगे नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। किसके बारे में देखेंगे, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। इसका मतलब क्या होता है भैया, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना कि हम जिस स्पेसिफिक फील्ड में कार्य कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो हमारी संस्था है, जो हमारी कंपनी है, उसके लिए जो मैन पावर है, ह्यूमन पावर है, वो हमें किस स्तर तक आवश्यकता है, कितने सदस्य हमें जरूरी है, इसका क्या करना, आकलन करना। तो यानी कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर, है ना, रिक्वायरमेंट। तो ये चीज हो गया। फिर है भर्ती। अब उस आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सदस्यों का, मैन पावर का क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद चयन करेंगे। चयन करने का मतलब यह है कि हमने 10 लोगों को तो सेलेक्ट कर लिया, अब उन 10 लोगों में से किस व्यक्ति के पास किस स्पेसिफिक प्रकार का कौशल है, दक्षता है, उसके कौशल के अनुरूप उसको कार्य क्या क्या करना, विभाजन करना, वर्गीकरण, ये क्या कहलाता है, चयन कहलाता है, यानी कि सिलेक्शन। फिर अगला नियुक्तिकरण में क्या आएगा, कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। कार्य पर लगाना, अब हमने सिलेक्शन भी कर लिया, अब उनको हम किसी न किसी कार्य में लगा देंगे। और अभिविन्यास का मतलब ओरिएंटेशन। अभिविन्यास का मतलब यह है कि जब आप कार्य का निष्पादन करेंगे तो आप कंपनी या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के कानून नियमावली के अनुरूप ही करेंगे। तो उस व्यक्ति से अपनी कंपनी के क्या बोलते हैं, संहिता के अनुरूप कार्य करवाना, ये क्या कहलाता है, अभिविन्यास कहलाता है। क्लियर। जैसे हमारा क्या है,
कोई कंपनी है और कंपनी का ये अभिविन्यास है कि आपको सुबह 10 बजे से लेके मतलब 6 बजे तक कार्य करना है और इसके बाद आप कस्टमर से डील नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो ये नियम है। इस नियम के विरुद्ध आप नहीं जाएंगे, तो ये इस नियम की भी समझ उसमें उनको विकसित कराना, ये सब चीजें आती है। प्रशिक्षण एवं विकास, तो इस टॉपिक में ये भी एक आता है कि उसको क्या करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लगातार उसको समय के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको क्या करते रहना, अपग्रेड करते रहना, और इसके लिए क्या जरूरी है, प्रशिक्षण। फिर प्रगति मूल्यांकन, अब वो जो स्टाफ है जिस स्तर पर मैंने नियुक्त किया है, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस वहीं आसपास ही सीमित रह गई है कि उसमें लगातार विकास हो रहा है, तो इसका भी क्या करते रहना, मूल्यांकन करते रहना। फिर अगला है पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन, अगर वो व्यक्ति का परफॉर्मेंस, रुझान या उसकी सक्रियता पर्याप्त हमें दिख रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना, उसको पदोन्नति देना, यानी कि प्रमोट करना, और उसके लिए कैरियर प्लानिंग भी बताते रहना, ताकि उसका जुड़ाव, लगाव और अपने भी व्यक्तिगत ग्रोथ उसमें दिखती रहे। ये सब चीजें करते रहना। और अंतिम में क्षतिपूर्ति, ताकि उसका अपनापन उस संस्था से बना रहे, तो कंपनसेशन भी उसको इस चीज को लेकर वो आश्वस्त रहे कि अगर कोई समस्या होती है तो उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, संस्थाओं से बाहर कर दिया गया। किसी ने कंपनसेशन देने का प्रयास किया और किसी ने नहीं देने का प्रयास किया, तो वही यहाँ कहने का मतलब है। तीसरा कार्य भी हो गया। चलिए अब अगला कार्य हम क्या देखते हैं, नियुक्तिकरण के बाद अगला कार्य आता है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। क्या आता है, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। तो इसमें क्या आता है, पर्यवेक्षण या सुपरविजन। क्या आ जाएगा, पर्यवेक्षण या सुपरविजन आ जाएगा। फिर आ जाएगा संदेश वाहन या कम्युनिकेशन। ये आपके पूरे डायरेक्टिंग की प्रोसेस है कि आप अपने संस्थान में, अपनी कंपनी में जो कार्य किया जा रहा है उसका समय समय पर क्या करते रहना, सुपरविजन करना कि वो सही दिशा की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसकी जानकारी प्राप्त करना और उसे एक सही सुझाव देने के लिए आवश्यक होगा एक बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संदेश वाहन वहां डेवलप करना। नेतृत्व करना, अगर कहीं त्रुटियां हो रही हैं या कहीं कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लीडरशिप जरूरी है। और इसके बाद अभिप्रेरणा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार एक ही संस्था में एक ही कार्य में करते करते स्टाफ में, मैन पावर में क्या हो जाती है, करुणा की थकान आ जाती है या वो बोरियत महसूस करने लगता है। तो समय समय पर जरूरी है, डायरेक्शन का एक प्रमुख कार्य होता है कि उसको किस चीज की व्यवस्था की जाए, मोटिवेशन किया जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे पदोन्नति के रूप में हो, ये मोटिवेशन उसको मिलता रहना चाहिए। तो ये भी किसका है, डायरेक्टिंग का यानी कि निर्देशन जैसे प्रबंधन कार्य का महत्व है। फिर अगला क्या आके आता है आपके सामने, पांचवा कार्य नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। क्या आता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। ये पांचवा कार्य है आपके प्रबंधन का। इसमें हम क्या करते हैं, प्रमापों का निर्धारण करते हैं यानी कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अपने संस्था, अपने प्रोडक्शन या कंपनी का हम एक क्या स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। सबसे पहले जो एक आदर्श होता है, जो एक उद्देश्य का निर्धारण करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स निर्धारित किया है उस स्टैंडर्ड को लेके हमने वास्तविक डेवलपमेंट यानी कि वास्तविक प्रगति हमने की है, कितनी की है, उसका भी मापन करते हैं। एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड था वो कितना था, और मतलब जो हमने डिसाइड किया था और हमने गेन कितना किया है, प्राप्त कितना किया है, इसका मापन करना। और दोनों का क्या करना, फिर तुलना करना कि हमारी डिमांड क्या थी और हमने अचीव कितना किया है। फिर उसके अनुसार कि किन कमियों के कारण से हमने जो स्टैंडर्ड, जो हमारी डिजायर थी, उसको हमने प्राप्त नहीं किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे यानी कि टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर आप उसके लिए कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई, उस कमियों को सुधारना ही आपका सुधारात्मक कार्यवाही कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो ये प्रमुख 5 कार्य थे आपके, किसके, प्रबंधन के कार्य थे। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किसको देखा, प्लानिंग को देखा। किसको देखा हमने, प्लानिंग को देखा, नियोजन को। फिर हमने किसको देखा, संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को देखा। फिर हमने नियुक्तिकरण, स्टाफिंग को देखा। फिर हमने निर्देशन, डायरेक्टिंग को देखा। और फिर नियंत्रण, कंट्रोलिंग को देखा। ये प्रमुख कार्य हैं। अब पिछले वीडियो से और आज के वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न है ना, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे निकल के आता है पहला प्रश्न कि कौन सा कार्य प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो हमने प्रबंधन का कार्य देखा। ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे। एक तो है नियोजन यानी कि प्लानिंग, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, सहयोग यानी कि हेल्प,
और नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपने प्रबंधन का कार्य नहीं पढ़ा है। तो जी हाँ, सही आपका उत्तर है सहयोग। सहयोग को हमने प्रबंधन के कार्य के रूप में नहीं देखा है। क्लियर? तो ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा, इसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं, और ये जो हमने प्रश्न बनाया है तो पूर्व में पूछे गए प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन से संबंधित जो विगत प्रश्न है उनको आधार बनाकर हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी देश के विकास में क्या निकल के आता है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है भैया बताओ? भौतिक संसाधन की, है ना, कि आर्थिक संसाधन की, कि कुशल प्रबंधन की, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर जो भी हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम सही आंसर बताते हैं, कुशल प्रबंधन। क्योंकि अगर आपके अंदर कुशल प्रबंधन है तब आप भौतिक संसाधनों, आर्थिक संसाधनों और मानव संसाधनों में आप समन्वय स्थापित कर पाएंगे और उसका समुचित उपयोग करके, सदुपयोग करके आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। कब? जब आप में कुशल प्रबंधन के गुण होंगे। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? कुशल प्रबंधन की। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हम क्या देखते हैं कि कौन सा प्रबंधकीय कार्य, दिख रहा है स्क्रीन पर, कौन सा प्रबंधकीय कार्य संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों को, देखो यहां से रखना, प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों को सही स्थान पर सही समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करता है। तो ये सब किस प्रबंधन के किस कार्य में आपको देखने को मिले हैं बताइए? अभी हमने देखा है। क्या नियोजन में मिला? नहीं। निर्देशन में मिला? नहीं। संगठन में मिला? नहीं। कहाँ मिला? स्टाफिंग में, नियुक्तिकरण में। कहाँ मिला? नियुक्तिकरण में। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जो ये पिछले वीडियो से है ना, जो पिछला हमने क्लास लिया था वहां से है कि जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संगठन के कार्यों में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है? अमूर्त शक्ति, व्यक्ति, मूर्त शक्ति या आंतरिक शक्ति। तो मैंने कहा कि जो क्या है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अमूर्त शक्ति। क्या बोलते हैं? अमूर्त शक्ति। ये पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रबंधन एक प्रकार की कैसी शक्ति है? अमूर्त शक्ति है। क्लियर? ऐसी नहीं है कि हम बाजार से उसको हाथ से पकड़ के 2 किलो 4 किलो खरीद के ले आए, वो मूर्त शक्ति नहीं है। कैसी? अमूर्त शक्ति। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, है ना। तो वस्तुओं का प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है। तो व्यक्तियों के विकास के लिए क्या जरूरी है? खाना एप्पल। क्या खाना जरूरी है? एप्पल। तो लॉरेंस ए एप्पले ने इसके बारे में कहा था। तो मित्रों इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो था वो किस पर केंद्रित था? आपके प्रबंधन के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और जल्द ही हम इससे संबंधित अगला वीडियो लेकर आएंगे और आप निश्चिंत रहें। अब प्रबंधन से संबंधित आवश्यक जो क्लासेस हैं, वो जो मुख्य टॉपिक है वो आपको अनवरत मिलते रहेंगे। और जल्दी हम प्रबंधन की एक मैराथन भी स्टार्ट करेंगे जिसमें थ्योरी सेशन के लिए अलग होगी और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर अलग एक मैराथन होगी, जो आप में सामान्य प्रबंधन को लेकर एक पर्याप्त आत्मविश्वास क्या करेगी? इनपुट करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की भांति माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।